तो अगर तुम्हें जिंदगी में चुनौतियों से बचना है तो फिर बहुत अच्छा रास्ता है वो। अगर इस तरफ आ रहे हो तब तो भाई कोई रास्ता ही नहीं है। मतलब कंसिस्टेंसी सिर्फ इसलिए नहीं बन पा रही क्योंकि मन बाह्य चीजों में उलझा हुआ है। तो अगर आप चाहते हो कंसिस्टेंसी बन जाए तो तपस्या करनी पड़ेगी। तपस्या का मतलब सिर्फ एक है कि जैसे ही आप, एक तो सबसे पहले काम करो, डायरी सारे लोग बना लो, अपना शेड्यूल लिख लो पूरा, कि पूरे दिन का ये मेरा शेड्यूल है। जिस दिन घूमने जाना है वो भी शेड्यूल है, अगर मूवी देखनी जानी है वो भी शेड्यूल है। कोई भी चीज शेड्यूल से बाहर नहीं होनी चाहिए। कि आप संडे को जा रहे हो देहरादून मूवी देखने, ठीक है जाओ आप, अच्छी बात है, कोई बात नहीं, जाओ, लेकिन वो आपका शेड्यूल का हिस्सा होना चाहिए। मतलब एक काम आप शुरू कर दो, शेड्यूल बनाना, और जैसे ही ये आपको समझाए, ये आपको पता है किसी बात के लिए मना नहीं करेगा, इसका सबसे बड़ा फीचर। जैसे आप सुबह उठे, आपने कहा योग करना है, तो ये कहेगा बहुत धीरे से, उमस बहुत हो रही है। आप गौर करना, उस बात को नोट करना आप तुरंत। आपने इसे कहा योग करना है, ये नहीं करना, नहीं करना है, आप मजा देखना इसका, ये तुरंत एक दूसरे पॉइंट फेंक देगा, उमस बहुत हो रही है। अच्छा, आप इसके झांसे में आ गए, सुन लिया आपने कि अच्छा उमस हो रही है, दोपहर में करते हैं, टाल दिया इसने, बड़ी स्मार्टली आपकी बात को उसने टाल दिया। अब आप रेडी हैं कि दोपहर में करेंगे। अब दोपहर आ रही है, 11:30 बज गए, 12 बज गए। अब सबकॉन्शियस तो याद दिलाएगा फिर कि भाई दोपहर हो गई, दोपहर में कौन योग करता है। फिर फेंक दिया इसने उठा के कि दोपहर में कोई योग ही नहीं करता, तो शाम को करेंगे। तो फिर टल गया, शाम तक चला गया। आप इसको पढ़ो अगर ना, ये पश्चिम ने एक विज्ञान पैदा किया, मनोविज्ञान, साइकोलॉजी। ज्यादातर लोग तो सिगमंड फ्रॉइड को पढ़े, आप इमाइल कुए को पढ़ो। क्या साइकोलॉजिस्ट है इमाइल कुए। कैंसर पेशेंटों को ठीक किया उसने, इमाइल कुए ने, सिर्फ दिमाग से। इमाइल कुए के एक्सपीरियंसेस को नोट करके लिखा गया प्लासिबो। वो जो प्लासिबो है ना, प्लासिबो इफेक्ट, प्लासिबो इफेक्ट कि आप जैसा सोचोगे वैसा हो जाएगा। प्लासिबो इफेक्ट में एक एग्जाम्पल दिया हुआ बड़ा प्यारा। एक आदमी को लंग्स कैंसर हो गया, तो कैंसर के पेशेंट बचते नहीं है, ऐसा एलोपैथी कहती है। कैंसर के पेशेंट सिर्फ इसलिए मरते हैं क्योंकि कैंसर के पेशेंट से जो मिलने आता है वो भाई साहब ऐसा मिलने आता है ना, मतलब कैंसर का पेशेंट अगर सामने बैठा है तो जो मिलने वाला आएगा वो ऐसे आके बैठ जाएगा, ऐसे ऐसे। वो मान क्या है कि तुम मर गए। इसलिए अगर आपका कोई भी परिचित कैंसर का पेशेंट है, उससे एक बात बोलो कि किसी भी नेगेटिव आदमी को बैठने मत दो, 2-4 मुक्का मार ही दो। अगर गलती से अंदर आ ही गया है तो कम से कम 10-20 फैट खींच के मार दो। तो उस लंग्स कैंसर के पेशेंट को ईंट होती ना, ईंट, उसको पूंछा गया, उसकी दवाई बनाई गई, उसको दिया गया। कहा ये एक ऐसी दवा है जिससे आज तक ऐसा हुआ ही नहीं कि कैंसर का पेशेंट ठीक ना हो। उस आदमी का कैंसर ही डिसअपियर कर गया। लेकिन उसने सिर्फ दवा ही नहीं खिलाई, वो मेडिटेशन कराता था। हालांकि वो मेडिटेशन जानता नहीं था कि ओरिजिनली मेडिटेशन क्या होता है, पर वो डीप हिप्नोसिस में ले जाता था आदमी को। वो कहता था तुम तब तक रिपीट करो कि मैं ठीक हो जाऊंगा, ठीक हो जाऊंगा, ठीक हो जाऊंगा, ठीक हो जाऊंगा, जब तक ये चीज तुम्हारी सांसों में खुद ब खुद चलने ना लगे। और फिर धीरे धीरे उसने ऐसे ऐसे पेशेंटों को ठीक किया, बहुत पेशेंटों को ठीक किया उसने। तो मेरे घर में 4 फोटो है, आप चाहो तो आप भी लगा लो, पर वो 4 फोटो ने मेरा बहुत उद्धार किया। एक भगवान कृष्ण का है, एक अर्जुन का है, एक दुर्योधन का है, एक स्टीफन हॉकिंस का है। स्टीफन हॉकिंस शरीर खराब है, दिमाग ठीक है, वो आदमी महान हो गया। दुर्योधन शरीर ठीक है, और कृष्ण तो खैर कहना ही क्या, दिमाग को जीत ही लिया है। दिमाग की मजाल लेके उनको राय दे दे कुछ, इसीलिए वो महावीर है। तो जो हनुमान चालीसा में लिखा है कि भगवान से क्या मांगना है, और हनुमान चालीसा पढ़ने वाले लोग भगवान से कार मांगते हैं, भगवान शादी करा दो। यह हनुमान चालीसा वाला मांग रहा है। जो नहीं पढ़ रहे हैं उनको छोड़ो, जो पढ़ रहे हैं उसमें साफ साफ लिखा है कि प्रभु 3 चीज दे दो बस, बल
बुद्धि, विद्या। इसके बाद हम समझ लेंगे कितनी प्यारी चीज वहां लिखी हुई है। हमारे एक दोस्त थे ताराचंद हॉस्टल में, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, तो बहुत अच्छी मूर्ति रखे थे। तो जब उनका इंटरव्यू में नहीं हुआ, तीसरे अटेम्प्ट में मूर्ति उठा पटक दिए, बहुत चिल्लाए, नाचे गाए। फिर चौथे अटेम्प्ट में हो गया, फिर लेके आए मूर्ति, फिर माफी मांगे। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने इसीलिए मूर्ति पूजा का विरोध किया था, क्योंकि मूर्ति का उद्देश्य था उसके दर्शन को याद दिलाना। जैसे हनुमान जी की मूर्ति घर में रखे हो तो ध्यान करना है, वही उसका संदेश है। तो जैसे हनुमान जी ने अपने अंदर के राम को देख लिया, तुम देखो हनुमान जी की एक फोटो है जिसमें वो अपना सीना खोलते हैं और वहां राम सीता बैठे हुए हैं। बस जो भी हनुमान जी की पूजा कर रहा है उसका भी वही काम है। एक बड़ा प्यारा कोटेशन है, सुन लीजिए, बहुत प्यारा, कन्फ्यूशियस का कोटेशन है, बहुत प्यारा, चीन का बहुत बड़ा विद्वान हुआ। वो कहता है कि इफ यू वांट टू लर्न, रीड। अगर आप सीखना चाहते हो, पढ़ो। इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड, राइट। कितनी बड़ी बात कह रहा है वो। इफ यू वांट टू लर्न, रीड। अगर आप सीखना चाहते हो, आप पढ़ो। इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड, राइट। फिर वो तीसरी बात भी कहता है, इफ यू वांट टू मास्टर, उस विषय को जिसको तुम उसको अगर मास्टर करना चाहते हो, टीच। तीन बातें कहता हूं। इफ यू वांट टू लर्न, रीड। अगर आप सीखना चाहते हो, पढ़ो। इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड, राइट। इफ यू वांट टू मास्टरी, टीच। और ये जो आपको मैं सिखा रहा हूं, ये मुझे मेरे गुरु ने सिखाई। कहा तेरा दिमाग, तू पागल है। मैंने कहा मैं बाहर हूं। बोले बाहर हूं मतलब? मैंने कहा मैं पागल होता तो पागल खाने में होता। बोले नहीं, जो अच्छे हैं दिल के वो पागल खाने में हैं, जो रियल पागल है ये तो बाहर है। ये ट्रेस नहीं हो पा रहे कि ये पागल है। पागल की सबसे बड़ी खास बात क्या है? उसको पागल कर दो, नाराज हो जाएगा। तुम किसी को पागल कहकर देखो, वो तुरंत कहेगा तू भी पागल है। एक्चुअल में हम सब पागल हैं, पर जिसको अपने पागलपन का एहसास हो जाता है वो फिर सही रास्ता पे चलना शुरू कर। एहसास होना बहुत जरूरी। भाई आप नशा कर रहे हो, कौन सा नशा है जिसमें 6 न्यूट्रिएंट मिलते हैं? विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन। किसी नशे में है? किसी शराब की बोतल में लिखा है 256 कार्बोहाइड्रेट। पी रहे हैं लोग। और जब सबसे पहले शराब की दुकान कलकत्ता में क्लाइव ने खुलवाई थी, रॉबर्ट क्लाइव ने। उसको वो जब भारत आया और उसने देखा कि भारत के लोग नशा नहीं करते, छोटा मोटा तो करते ही थे, पर शराब कोई नहीं पीता था। मतलब इस देश में शराब को देखना हराम माना जाता था, पीना तो बहुत बड़ी बात है। उसने कहा काम करो, फ्री में पिलवाओ। तब से परंपरा चलाई आ रही है, जिसको शराबी बनाना होता है उसको 10 दिन फ्री में पिलाया जाता है। पहली दुकान उसने कलकत्ता में खोली क्योंकि उसको एक बात पता थी कि सबसे तेजी से जो विचार शून्यता पैदा करता है वो है शराब। और 98% लोग शांति ढूंढ रहे हैं। आपको एक काम करना पड़ेगा, मन को समझना पड़ेगा। उसके 4 फीचर हैं, चारों लिख लीजिए। पहला फीचर है वो अंधा है, मन के सहारे कभी मत चलना। ये मन का पहला फीचर है, वो ब्लाइंड है। ये जो आपका उपनयन संस्कार होने जा रहा ना, ये गुरु आपको इसी ब्लाइंडनेस से बाहर निकालेगा। मन अंधा है। अगर वो अंधा नहीं होता तो कहते बीवीसी है, बुद्धिवर्धक चूरन। कभी फ्लाइट पकड़ना दिल्ली एयरपोर्ट से, देखना कितना बड़ा सिगरेट का रूम वहां बना हुआ है। उस रूम के सामने जाके खड़ा होना, मतलब इतनी महंगी महंगी टाई लोगों ने लगा रखी है, 5-5 लाख रुपए की टाई, और सिगरेट लगाए हुए, और ऐसे खड़े हैं जैसे सिकंदर के चचेरे भाई है। तो मन का पहला फीचर है वो अंधा है। मन का दूसरा फीचर है वो आदती है। अगर तुम चाहो तो अपने मन की वृत्ति को कभी भी बदल सकते हो, पर तुम्हें चाहना पड़ेगा, वो हम नहीं कर पाएंगे। तो मन अंधा है, मन आदती है। मन का तीसरा सबसे गंदा फीचर सुन लो, उसको बेहोशी बहुत पसंद है। आलस्य शरीर का रोग नहीं है, आलस्य मन का रोग है। और चौथा फीचर मन का,
सबसे श्रेष्ठतम गंदा फीचर है ये। इसके चक्कर में पता नहीं कितने लोग बर्बाद हैं। द्वंद्व। किसी भी चीज को अगर मन की नजर से देखोगे ना, द्वंद्व पैदा हो जाएगा तुरंत। मेरा आईएएस में नहीं होगा तो विधायकी लड़ जाना। नहीं, विधायकी कैसे लड़ेंगे? जैसे हम लड़े थे। भाई जब इतना समझ पैदा कर लोगे, इतना ज्ञान पैदा कर लोगे, तो उसकी तो कीमत है ना। तो ये जो तुमने कहा ना, कंसिस्टेंसी नहीं बन पा रही, उसकी वजह यही है क्योंकि मजा नहीं आ रहा है। अभी एनपी सिंह सर है ना यहाँ पे, तो मैं उनके स्कूल गया था, तो एक लड़का था क्लास 4th का। उसने कहा सर पढ़ाई में मजा नहीं आता। इसीलिए नहीं आ रहा है क्योंकि आपको पता ही नहीं कि आप पढ़ क्या रहे हो, आप कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे हो। आपके मन में जो आप पढ़, जैसे आपने मूवी देखा तो कहानी याद हो गई, लेकिन जो आपने किताब पढ़ी उसका कोई चीज आपको याद नहीं है। और पढ़ाई का आनंद है समझना। तो जब किताबें सेव नहीं होंगी तब संसार सेव होगा। अगर किताबें सेव होने लगी तब संसार सेव नहीं होगा। जैसे जो लोग बहुत सीरियस कैंडिडेट होते हैं इस पढ़ाई में, उनको लोग पागल समझते हैं। गारंटी बता रहा हूं, जिस दिन आपको पढ़ाई में मजा आने लगेगा ना, कुछ चीजें अपने आप होने लगेगी। आप फालतू के लोगों को एंटरटेन नहीं करोगे, आपको बात ही नहीं करनी। आपको यह पता चल जाएगा कि मुझे किस आदमी से बात करना है। जैसे कोई आदमी आया और आपको बताने लगा कि यार यूक्रेन में ये पोर्ट है, ये रिफाइनरी है, यहां पर रिसोर्सेस हैं, तो आपको अच्छा लगने लगेगा, आप उसे एंटरटेन करोगे। इसीलिए कहते हैं कि आप किस आदमी को एंटरटेन करते हो वो भी आपका भविष्य निर्धारित करता है। ये जो ट्रेन में, हवाई जहाज में जो क्लास बनाई गई है, उसकी वजह क्या है? यही है। तुम जनरल डिब्बे में बैठो ट्रेन के, 5 मिनट में सब रिश्तेदार हो जाते हैं। कभी तुम जाना ट्रेन के जनरल डिब्बे में बैठना, ऐसे ही एक्सपेरिमेंटल बैठ जाओ, तुरंत सब, और भैया गोरखपुर जा रहे हैं, अबे ट्रेन गोरखपुर जा रही तो हम भी गोरखपुर जा रहे हैं, हम न्यूयॉर्क जा रहे हैं। ये कहां है भैया? गोंडा के आगे है। अच्छा, मैं पहली बार अमेरिका जा रहा था तो यही हुआ। मेरे बगल जो डायरेक्ट फ्लाइट थी इंडिया से अमेरिका डायरेक्ट, उसने मुझसे पूछा अमेरिका जा रहे हैं? मैंने कहा नहीं, गोरखपुर जा रहे हैं। अभी ये घूमेगी, फिर मेरे गांव के अंदर उधर लैंड करेगी, मुझे उतारेगी। कहा रहे भाई साहब पढ़ते हैं? मैंने कहा नहीं, रियल एस्टेट का काम है, व्हाइट हाउस खरीदना है। फिर नेक्स्ट 21 घंटे उसने मुझसे बात ही नहीं की। उस समझ गया कि इलाज कराने जा रहा है, ठीक नहीं है इसका। अबे भाई हमें तुमसे नहीं बात करनी है, बात खत्म। अगर वो कनेक्टिंग फ्लाइट होती तो एक बार पूछना जायज था कि दुबई तो नहीं उतरोगे, फ्रैंकफर्ट तो नहीं उतरोगे। जब सीधी फ्लाइट है तो मानी सी बात है वहीं जा रहे हैं। और भैया हमें आपसे नहीं बात करना है, हमको माला पढ़ना है, हमको किताब पढ़ना है, हमको साजिश करना है, सरकार गिरानी है, चुनाव लड़ना है, यहां सब दिमाग लगाना है। तुमसे क्यों बात करेंगे फालतू में? दुनिया का सबसे वाहियात काम पता क्या है? फालतू की बातें करना। और मजदूरों के 4 लक्षण होते हैं। पहला, वो फालतू की बातें करते हैं। उनका सबसे श्रेष्ठ, अगर आपको पता करना है कि मजदूर कौन, जिसने आके तुमसे दूसरे के बारे में बताया कि ये बगल में जो लड़की रहती है ना, चुट्टिन टाइप की लड़की है, समझ लेना खत्म, मजदूर कैटेगरी की है। यही है सामाजिक वर्गीकरण, सोच। अब तुम उसको एंटरटेन करते हो तो फिर तुम भी उसी वर्ग के हो। ट्रेन में देखो, फर्स्ट क्लास एसी, कोई किसी से बात नहीं करता। जनरल में, और जैसे जैसे तुम्हारा क्लास आगे बढ़ता जाएगा तुम देखना एंटरटेनमेंट कम होता जाएगा। स्लीपर में भी लोग बातचीत करते हैं, भाई साहब पराठा खा लीजिए। फिर तुम 3rd एसी में आओगे, वहां थोड़ा बात कम हो जाती है, 2nd एसी में और कम, 1st एसी में तो कोई किसी से बात ही नहीं करता, पूछता ही नहीं। तो जनरल का दिल्ली से इलाहाबाद तक का किराया कितना है? 200 रुपए। और एसी फर्स्ट क्लास का दिल्ली से इलाहाबाद का किराया है 5400 रुपए। वो जो 5200 रुपए एक्स्ट्रा लिए जा रहे हैं वो आपको सिर्फ शांति दी जा रही है 13 घंटा की, उसके लिए लिए जा रहे हैं। और ये 1 साल अगर आप तपस्या कर लिए कायदे से, और वो सबको करनी है, तपस्या बहुत प्यारा वर्ड है। 2-3 लोग नहीं करते, एक तो चपरासी नहीं करता, सबसे बेहतरीन जिंदगी चपरासी की होती है, वो भी सिविल सर्वेंट का चपरासी अगर है तो।
जज का चपरासी है, डीएम का चपरासी है, उसकी जिंदगी बहुत अच्छी होती है, बाहर बैठा रहता है, कैप वैप लगाए, कोई टेंशन ही नहीं, शहर है कि जल रहा है, और जो भी मिलने आता है 1500 दे ही देता है। साहब को क्या पसंद है? जहर। भाई साहब तक पहुंचने का रास्ता कौन है? तो 50,000 रुपए सैलरी, और अगर 1,000 रुपए डेली पा गया तो 30,000 रुपए, वो 80,000। 80,000 में मारुति स्विफ्ट लेके अपना 5 बच्चे पीछे बैठा के, आगे पत्नी, टहल रहा है, तो कोई चिंता ही नहीं है। तीसरा, चर्चा। चर्चा, लेकिन चर्चा में बदतमीजी नहीं होगी, लड़ाई कोई नहीं करेगा। हमें ज्यादा पता है, ज्यादा पता है तो अमेरिका जाओ, पढ़ाओ किसी यूनिवर्सिटी में, यहां क्या करने बैठे हो? यहां किसी को ज्यादा नहीं पता है। तीसरा, जैसे तुमने मनन कर लिया, रेखा बना लिया, फिर लिख लिया, तो 50% डाइजेस्ट हो गया, अब 50 बचा, तो चर्चा। 4-5 लोग बैठ गए, फंडामेंटल राइट टॉपिक उठाया, वही पढ़ रहे हो, जो क्लास में चल रहा है वही, और फिर 4-5 लोग बैठ के डिस्कस कर लिए, आर्टिकल 12, 13, 14, फिर उसके लिमिटेशंस। और भाई साहब एक बार आपने आदत डाली डिस्कशन की, ये उसका तीसरा पिलर है। और चौथा पिलर तो भारत में तो लोग जिस तरह से जंतर मंतर पे लोग गाली दे रहे थे बच्चे, मतलब विरोध करना बुराई नहीं है, लेकिन आप देश के प्रधानमंत्री को गाली नहीं दे सकते, आप किसी को भी नहीं दे सकते। प्रधानमंत्री तो खैर एक अलग की बात है, और विरोध आप करिए, बिल्कुल करिए। सरकार की किसी बात से आप नाराज हैं, एकदम विरोध करिए, लेकिन गाली, और वो भी प्रधानमंत्री को, वो तो सीधा प्रधानमंत्री है, ऐसा मुझे लगता है। प्रधानमंत्री जी से मैं खुश नहीं रहता, मैं उनसे बिल्कुल, लेकिन व्यक्तिगत तौर पे मैं उनकी बड़ी तारीफ करता हूं। मैं किसी को खुश करने के लिए थोड़ी पैदा हुआ हूं कि साहब आप बहुत अच्छे प्रधानमंत्री हैं, मुझको राज्यसभा भेज दीजिए, ये सब हमसे ना हो पाएगा। हम जब भी जाएंगे अपनी बदौलत जाएंगे, तो मैं उनसे बिल्कुल, उनके किसी विचारधारा से मैं वो नहीं रखता, लेकिन चूंकि मेरे प्रधानमंत्री हैं इसलिए मैं उनका सम्मान करूंगा। मुझे जब भी विरोध करना होगा मैं बिल्कुल करूंगा। अगर ये लोग गाली नहीं देते तो मैं भी जाता। और जीना अपनी ही तरह चाहिए, वरना जीने का फायदा क्या है? तो चौथी बात, जो विद्या की सबसे प्यारी बात है, जो इस देश ने भुला दिया, क्या? विद्या को बढ़ाने का सबसे पावरफुल तरीका क्या है? दान। न चौरहार्यम, न भ्रात भाज्यम, न राज्यहार्यम, न च भारकार। न चोर चुरा सकता है, न भाई बांट सकता है, न राजा ले सकता है, न वो भार है। वह करते वर्धते एवं नित्यम। तो तुमने फंडामेंटल राइट तैयार कर ली, किसी जूनियर को पकड़ लो, बैठाओ उसको कि ये ले एक कप चाय पी। जी भैया, फंडामेंटल राइट जानता है? नहीं भैया, बताओ। जितनी चीजों को तुम दूसरे को समझा ले जाओगे, समझ लो वो तुम्हें समझ में आ गई। और जैसे ये 4 चीजें हो गई, डिस्ट्रैक्शन खत्म। तो लोग लड़ना जानते हैं, भाग्य हमेशा उनके साथ है, हमेशा। जो लोग लड़ना जानते हैं, भाग्य सदैव उनके साथ है, हमेशा। क्योंकि कभी ना कभी उसे भी तो शर्म आएगी। और संघर्ष, जिस व्यक्ति को यह बात समझ में आ गई कि जीवन की का पर्यायवाची है संघर्ष, बस इतना ही समझना है। और संघर्ष से रोना नहीं है, बिल्कुल रोना नहीं है। जिस भी मनुष्य को यह बात समझ में आ गई कि जीवन का पर्यायवाची है संघर्ष, और इसका मजा लेना है, उसको ना तो भाग्य हरा सकता है और ना ही भगवान हरा। हमने फला को एक्सपोज कर दिया, वाह, यहां हर आदमी नंगा है। इस देश में सबसे बड़ी बात, जो भी अच्छा काम करना शुरू कर देगा तुरंत लोग उसके पीछे पड़ जाएंगे। अरे ये इसलिए कर रहा है, ये राज्यसभा जाना चाहता है, तू भी जा, तुझे किसी ने रोका?
अरे वो दूसरा गीता पढ़ा रहे, यथार्थ गीता पढ़ा रहे, आश्रम से इनको 5 करोड़ रुपया मिला, 500 करोड़ मिला, और खत्म होने पे 2000 करोड़ और का वादा है, 2500 करोड़, 500 करोड़ एडवांस। तुम भी ले लो, तुम्हें किसी ने रोका है? सेक्स पर वीडियो बनाओ, सेक्स की दवाओं पर वीडियो बनाओ, क्राइम पे वीडियो बनाओ, मिलियन व्यूज। ये महाशक्ति बनना चाहते हैं, हम महाशक्ति बनेंगे। खड़े हो नहीं पा रहे हो, आंधी चल रही हिल रहे हो, पत्नी घर छोड़ भाग गई है, महाशक्ति बनोगे? मैं तो डिक्लेयर्ड अपराधी हूँ। मैंने तो बचपन से इतनी करीब से दुनिया देखी है, हर रंग देखा, हर मौसम देखा, ऐसा कुछ भी नहीं जो मैंने नहीं देखा, सब देखा।